Welcome to the Business Studies class. Today we will start Unit 9 Internal Trade. So, what is internal trade? इंटरनल ट्रेड क्या है, इसके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर के में भी डिस्कस किया था. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब ट्रेडिंग एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही की जाती है, मीन्स एक कंट्री के अंदर ही की जाती हैं, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. अब ट्रेडिंग क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करना ट्रेड कहलाता है. तो जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही की जाती हैं, कंट्री से बाहर नहीं की जाती मीन्स, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. It refers to buying and selling of goods and services within the boundaries of a country. तो इंटरनल ट्रेड क्या है? एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करना. और इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. फर्स्ट फीचर इज ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री. इसमें जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है कंट्री के अंदर ही होती है, कंट्री से बाहर नहीं होती. मीन्स अगर ये कंट्री से बाहर की जाएगी तो वो फॉरेन ट्रेड बन जाएगा. जैसे ही कंट्री की बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी तो वो फॉरेन ट्रेड बन जाएगा. तो हमें बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, हम इसमें कंट्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं. नेक्स्ट इज फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड. क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही सेल परचेज हो रही है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. फ्रीली गुड्स को सेल भी किया जा सकता है, परचेज भी किया जा सकता है. डीलिंग इन लोकल करेंसी. जब एक पार्टी गुड्स परचेज कर रही है, दूसरी सेल कर रही है, तो जो गुड्स परचेज कर रही है उसे सेलर को क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा. अब पेमेंट कैसे किया जाएगा, किस करेंसी में किया जाएगा? मीन्स तो उस कंट्री की जो भी लोकल करेंसी होगी उस करेंसी में ही पेमेंट किया जाता है, उसी करेंसी में ही डीलिंग्स की जाती हैं. जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है, तो रुपीज में ही पेमेंट किया जाएगा. स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट. अगर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब एक पार्टी बाय कर रही है, एक सेल कर रही है, तो उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, पेमेंट से रिलेटेड हो सकता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो सकता है. तो जो भी डिस्प्यूट होगा उसे सेटल कैसे करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होगा. इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से रिलेटेड, वो सभी वहां पर एप्लीकेबल होंगे. उसी के अंडर ही डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा. जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है दोनों पार्टीज के बीच में, इसी के अंडर ही सेटलमेंट किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, on the basis of levels and on the basis of quantity. Relationship के basis पर internal trade has 2 types, direct and indirect trade. On the basis of level it has 3 types, local level trade, state level trade and national level trade. And on the basis of quantity it has 2 types, wholesale trade and retail trade. First of all we will discuss about types of internal trade on the basis of relationship. So on the basis of relationship internal trade has 2 types, direct trade and indirect trade. तो direct trade क्या होता है? जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है ट्रेड हो रहा है लेकिन डायरेक्ट हो रहा है. डायरेक्ट का मतलब है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है. प्रोड्यूसर मीडिएटर की हेल्प के बिना ही गुड्स कंज्यूमर को सेल कर रहा है. या तो वो होलसेलर की हेल्प ले रहा है, ना ही रिटेलर की हेल्प ले रहा है, ना किसी और तरह के
मीडिएटर की हेल्प ले रहा है, डायरेक्टली वो कंज्यूमर तक अपनी गुड्स पहुंचा रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं. सो when the producers sell their goods directly to the consumer, not through the mediator, it is called direct trade. जैसे कि हम इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, प्रोड्यूसर है, बीच में मीडिएटर्स है, लेकिन प्रोड्यूसर इन मीडिएटर्स की हेल्प ना लेकर कंज्यूमर तक डायरेक्ट गुड्स पहुंचा रहा है, डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट ट्रेड. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड. डायरेक्ट ट्रेड की क्या एडवांटेजेस हैं? तो डायरेक्ट ट्रेड के एडवांटेजेस दोनों के लिए हैं, प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए. क्या एडवांटेजेस हैं? लेट अस सी. नो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ गुड्स. अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ गुड्स अराइज नहीं होगी. गुड्स की शॉर्टेज जो कि एक्चुअल में नहीं होती, आर्टिफिशियली ऐसा शो किया जाता है कि गुड्स स्टॉक में नहीं है, शॉर्टेज चल रही है उनकी, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी. क्योंकि जो मीडिएटर्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसी सिचुएशन शो करते हैं कि गुड्स स्टॉक में नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, स्केर्सिटी है गुड्स की. ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. अब कंज्यूमर तो कई बार ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाता है, तो उससे क्या होगा, मीडिएटर को ज्यादा प्रॉफिट होगा. ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी शो करते हैं. लेकिन जब प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल कर रहा है कंज्यूमर को, तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ना के बराबर होती है. मींस रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर. डायरेक्ट ट्रेड के केस में कंज्यूमर को ओरिजिनल गुड्स मिलती हैं बिना मिलावट के, क्योंकि जो मीडिएटर्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या कर देते हैं, गुड्स में अडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं. उससे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है मिलावट करने से. जैसे चिल्ली पाउडर में रेड कलर मिक्स कर दिया, ठीक है, टर्मरिक पाउडर में येलो कलर मिक्स कर दिया, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस वही लिया जाएगा कंज्यूमर से. तो कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मिलावटी प्रोडक्ट मिल रहा है, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, प्राइस उतना ही पे कर रहा है वो. तो डायरेक्ट ट्रेड के केस में कंज्यूमर को प्रोड्यूसर से ओरिजिनल गुड्स मिलती हैं. जो प्रॉब्लम ऑफ अडल्ट्रेशन है इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि मीडिएटर्स ही नहीं है यहाँ पर. इसीलिए डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर. डायरेक्ट ट्रेड से प्रोड्यूसर को दो तरह से फायदे होते हैं, दो तरह से बेनिफिट्स होते हैं. वो कैसे होते हैं? फर्स्ट, क्योंकि डायरेक्टली वो सेल कर रहा है कंज्यूमर को, तो उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है. प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, उसे प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आएगी. क्योंकि प्रोडक्शन जितना लार्ज स्केल पर किया जाता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट उतनी ही रिड्यूस हो जाती है पर यूनिट के हिसाब से. और जितना प्रोडक्शन हम कम करेंगे, कम क्वांटिटी में करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही ज्यादा आती है. तो एक तो उसे बेनिफिट हुआ ज्यादा स्केल पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है. दूसरा उसे बेनिफिट हो रहा है गुड्स सेल करके, क्योंकि गुड्स सेल करके क्या आ रहा है, उसे प्रॉफिट मिल रहा है डायरेक्टली. ये प्रॉफिट किसी और की पॉकेट में नहीं जा रहा, डायरेक्टली प्रोड्यूसर की पॉकेट में ही आ रहा है. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर को भी गुड्स कम प्राइसेस पर अवेलेबल हो जाती है डायरेक्ट ट्रेड से. क्यों? क्योंकि अगर मीडिएटर होंगे तो सभी मीडिएटर अपना प्रॉफिट ऐड करते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली वो किसको, कहां से रिकवर होता है, कंज्यूमर से रिकवर होते हैं. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पेन है, पेन का एग्जांपल लेते हैं. एक पेन है, उसकी कॉस्ट आती है 8 रुपीज. प्रोड्यूसर ने जब बनाया तो पेन की कॉस्ट आई 8 रुपीज. तो प्रोड्यूसर ने इसको होलसेलर को सेल किया 12 रुपीज में, ठीक है, और होलसेलर ने इसको सेल किया रिटेलर को, उसने इसे सेल कर दिया 15 रुपीज में. अब रिटेलर के पास 15 रुपीज में पहुंच गया ये. अब रिटेलर भी इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसने 5 रुपीज ऐड किए, उसने दिया कंज्यूमर को 20 रुपीज में. तो अब ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपीज का हो गया. तो अगर कंज्यूमर
ही प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से डायरेक्टली परचेज करे तो उससे कम प्राइजेस पर अवेलेबल होगा ये, क्योंकि जो प्रॉफिट ऐड कर रहा है मीडिएटर वो क्योंकि मीडिएटर को तो हम यूज ही नहीं कर रहे, उसकी तो हेल्प ले ही नहीं रहे, उसकी सर्विसेज ले ही नहीं रहा प्रोड्यूसर। तो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को लेस प्राइसेस पर, लोअर प्राइसेस पर अवेलेबल हो पाएगा। लास्ट एडवांटेज इज बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। अब जब डायरेक्ट ट्रेड किया जाता है तो प्रोड्यूसर जो सेल करता है गुड्स की वो कैश बेसिस पर ही करता है मोस्टली, ठीक है। वो क्रेडिट पे देता है तो किसी खास कस्टमर को ही देता है जो रिलायबल होता है। तो इस केस में जो सेल्स साथ साथ क्या होती जा रही है, कैश में कन्वर्ट होती जा रही है। तो बैड डेट्स का तो सवाल ही नहीं उठता, बैड डेट का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता यहाँ पर। तो इस तरह से प्रोड्यूसर का जो मनी है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ब्लॉक नहीं होता, वो साथ साथ कैश में कन्वर्ट होता रहता है। तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ट्रेड। अब इनडायरेक्ट ट्रेड क्या है, डायरेक्ट ट्रेड का जस्ट अपोजिट है। डायरेक्ट ट्रेड में तो प्रोड्यूसर ने हेल्प नहीं ली मीडिएटर से, बिना हेल्प के ही क्या कर दिया, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया। अब इनडायरेक्ट ट्रेड क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रेड होता है जब प्रोड्यूसर मीडिएटर की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर को अवेलेबल करा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रेड। तो इनडायरेक्ट ट्रेड के 3 मेथड्स होते हैं, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर एंड थ्रू एजेंट्स। थ्रू होलसेलर फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या करता है, प्रोड्यूसर है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स सेल कर देता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स सेल कर देता है रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज में, और रिटेलर किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को, एज पर देयर डिमांड। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर की हेल्प से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। जैसा कि डायग्राम के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर ने सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, और रिटेलर ने कंज्यूमर को। तो इस तरह से प्रोड्यूसर मीडिएटर्स की हेल्प से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा रहा है। तो उसने हेल्प किसकी ली है, होलसेलर की हेल्प ली है, मेनली होलसेलर के थ्रू ही कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट इज थ्रू रिटेलर्स। जब गुड्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, ठीक है, तो वो होलसेलर की हेल्प से कंज्यूमर तक पहुंचाता है। लेकिन जब गुड्स पेरिशेबल नेचर की होती हैं, पेरिशेबल नेचर मीन्स जल्दी खराब होने वाली होती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, चीज है, ये सब चीजें। सो इस केस में प्रोड्यूसर गुड्स रिटेलर को सेल करता है, वो होलसेलर की सर्विसेज नहीं लेता, वो डायरेक्टली किसको सेल करता है, रिटेलर को, और रिटेलर्स किसको अवेलेबल कराता है, कंज्यूमर को। तो यहाँ रिटेलर की हेल्प से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचती है। और थ्रू रिटेलर इनडायरेक्ट ट्रेड कब किया जाता है, जब गुड्स पेरिशेबल नेचर की होती है, जल्दी खराब होने वाली होती है वो, तब रिटेलर के थ्रू गुड्स सेल की जाती है। क्योंकि अगर ये चेन जितनी ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी, गुड्स क्या हो जाएंगी, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगी, स्पॉइल हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए प्रोड्यूसर रिटेलर की हेल्प से ही कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो रिटेलर से ही प्रोडक्ट खरीदता है डायरेक्टली, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज थ्रू एजेंट्स। यहां प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स ना तो होलसेलर को सेल कर रहा है, ना ही रिटेलर को, मीन्स दोनों में से किसी की सर्विसेज नहीं ले रहा वो, ना होलसेलर की ना रिटेलर की। वो किसके थ्रू कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा रहा है, एजेंट्स के थ्रू। तो ना होलसेलर ना रिटेलर, तो प्रोड्यूसर ने सेल की एजेंट्स को, और एजेंट्स से किससे पहुंच गई, कंज्यूमर तक। तो इन एजेंट्स को हम ब्रोकर्स भी कह देते हैं, कमीशन एजेंट्स भी कह देते हैं। तो इनकी हेल्प से प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। तो ये थी 3 टाइप्स के इनडायरेक्ट ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बाद नेक्स्ट टाइप का इंटरनल ट्रेड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ट्रेड हैज 3 टाइप्स, लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड एंड नेशनल लेवल ट्रेड। अब लोकल लेवल ट्रेड क्या होता है,
लोकल लेवल ट्रेड का मतलब है जब एक डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट विलेजेस के ट्रेडर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की जाती है, तो उसे हम लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं। जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारे विलेजेस हैं, तो जब इन विलेजेस के ट्रेडर एक दूसरे से गुड्स खरीदते और बेचते हैं तो उसे हम लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं। और ये जनरली किस तरह की गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं? जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जो डेली यूज की होती हैं। जैसे हमें चाहिए फ्रूट्स, मिल्क चाहिए, स्वीट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो लोकल लेवल ट्रेड में इन चीजों में डीलिंग की जाती है। तो यहाँ किस लेवल पर ट्रेड किया जा रहा है? लोकल लेवल पर, मींस एक ही डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट विलेजेस और टाउन्स के बीच में, उनके ट्रेडर्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है? जब एक ही स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडर एक दूसरे से गुड्स बाय एंड सेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसे हम स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं। अब जैसे हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, रोहतक है, सोनीपत है, करनाल है, पानीपत है। तो हम कोई भी दो डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं, जैसे रोहतक और सोनीपत। तो जब रोहतक का ट्रेडर सोनीपत के ट्रेडर से कुछ गुड्स परचेज करता है, तो उसे हम स्टेट लेवल ट्रेड कहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा स्टेट से। रोहतक भी हरियाणा स्टेट में आता है और सोनीपत भी हरियाणा स्टेट में आता है। तो स्टेट लेवल ट्रेड क्या है? एक ही स्टेट के वेरियस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच में जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेट लेवल ट्रेड। इसमें जनरली किन चीजों की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है? जैसे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, इन चीजों की जाती है। नेक्स्ट है नेशनल लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल ट्रेड क्या होता है? जब एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के ट्रेडर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की जाती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल लेवल ट्रेड। अब इंडिया में जैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, हम कोई भी दो स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हरियाणा ले लिया हमने, एक हमने पंजाब ले लिया, ठीक है। तो जब पंजाब का ट्रेडर हरियाणा के ट्रेडर से कुछ गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, या हरियाणा का ट्रेडर पंजाब के ट्रेडर से कुछ गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसे हम नेशनल लेवल ट्रेड कहेंगे। तो यहाँ इसके अंदर एक कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं ट्रेडिंग में, उसे हम नेशनल लेवल ट्रेड कहते हैं। और जनरली किस चीज का आपस में सेल परचेज करते हैं? जैसे क्लॉथ है, शुगर है, मशीनरी है, इस तरह की चीजों के ये सेल परचेज करते हैं। तो लोकल लेवल ट्रेड में एक डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट विलेजेस और टाउन्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। स्टेट लेवल ट्रेड में एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स चल रही है। और नेशनल लेवल ट्रेड में एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी इंटरनल ट्रेड टू टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इसके बारे में भी हमने यूनिट 1 में किया था डिस्कस। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? जब होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूसर से खरीदकर इसे स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सेल कर देता है, तो उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। तो उसमें जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई बाइंग एंड सेलिंग की, वो होलसेल ट्रेड है। होलसेलर प्रोड्यूसर से परचेज कर रहा है और रिटेलर को सेल कर रहा है। वो जो होलसेल ट्रेड होता है वो जनरली एक या दो तरह की गुड्स में ही किया जाता है। बहुत टाइप की गुड्स में ही क्या नहीं करते, डीलिंग नहीं करते होलसेलर्स, क्योंकि उनका होलसेल का काम है, ह्यूज क्वांटिटी में वो प्रोड्यूसर से खरीदते हैं।
तो किसी एक या दो तरह के प्रोडक्ट में ही डीलिंग होती है उनकी। नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? जब एक रिटेलर डिफरेंट टाइप की गुड्स डिफरेंट होलसेलर से खरीदता है और उसे कंज्यूमर को सेल करता है, तो ऐसे ट्रेड को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। जो रिटेलर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में उसकी डीलिंग होती है। कई तरह की गुड्स मिल जाएंगी आपको एक रिटेलर के पास। हम जो अपनी डेली यूज की गुड्स खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? वो रिटेल शॉप से ही होती है। आप आसपास जो भी छोटी शॉप्स देखोगे, छोटी, ठीक है, जहां से आप गुड्स खरीद रहे हो, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हो, वो सब रिटेल शॉप्स का ही एग्जाम्पल है। जैसे आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो तो वहां आपको कई तरह की चीजें मिल जाएंगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जो चाहे आप वहां से खरीद सकते हो। तो वो क्या है? रिटेल ट्रेड है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? डिफरेंट होलसेलर से डिफरेंट वैरायटी की गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सेल कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरनल trade on the basis of relationship, on the basis of levels, and on the basis of quantity.